नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सभी जो हमारे वीडियो को देखते हैं उनके लिए बगैर किसी लोभ लालच के पैसे से ज्ञान प्रोवाइड कराती है, नॉलेज प्रोवाइड कराती है। और उसी सिलसिले में हमारा जो विषय है वो है सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली। इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को आज हम समझाएंगे। वैसे तो इस अध्याय के केवल 3 ही मुख्य प्रश्न बनते हैं। पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, निर्वाचन प्रणाली क्या है और भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसे कार्य करती है। इसके अलावा भी जो अध्याय के कुछ प्रश्न होंगे जिनको हम बारी बारी से उनको हल करने में आपकी मदद करेंगे और एक मॉडल उसका उत्तर आपको सुझाएंगे। आप उसको आधार बना के और भी अच्छा उत्तर अपना बना सकते हैं। सबसे पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या है? सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी के लिए। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी के लिए। सभी का लिए का मतलब है कि इसमें कोई बाधा नहीं होती, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म का है, जाति का है, मजहब का है, सबके लिए है। शर्त यह है कि वो वयस्क होना चाहिए, 18 साल की उसकी उम्र हो जानी चाहिए और भारत का नागरिक हो। उसको भारत के संविधान के अनुसार मत देने का, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और भारत की जितनी भी निर्वाचन प्रक्रिया हैं, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसके लिए वयस्क मताधिकार का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसको चुनने के लिए जो भी भारत का नागरिक वयस्क हो जाएगा वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर अपने मत का प्रयोग करेगा। इसी को ही वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क अधिकार में क्या होता है कि सभी वयस्क नागरिक जो 18 साल की उम्र हो चुकी हैं का चुनाव मतदान करने का अधिकार है, चाहे उसकी जाति, उसका लिंग, उसका स्थान, धर्म, शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक स्थिति कैसी भी हो। अगला प्रश्न आता है निर्वाचन प्रणाली क्या है। तो निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है कि कोई भी चुनाव का मतलब होता है चुनना, और निर्वाचित का मतलब होता है कि उसमें से जीत के आना। तो उसके लिए एक पूरा तंत्र, प्रणाली की जरूरत होती है। और वह प्रणाली जो किसी को चुनने के लिए नियम कायदे के साथ में कार्य कराती है, वो निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। अब इसके लिए कानून, निष्पक्षता और सख्ती की जरूरत होती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो निष्पक्ष रूप से, जो किसी के प्रति झुकाव न रखता हो, ऐसा व्यक्ति ही निर्वाचन प्रणाली पूरी करवा सकता है। तो निर्वाचन प्रणाली क्या है? कोई निष्पक्ष तंत्र जो अपने निरीक्षण में कोई भी चुनाव की प्रक्रिया कराए, वो निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। उसके लिए
नियम, कानून और शासन शक्ति की जरूरत होती है। इसके लिए, इसके बिना यह कार्य सफल नहीं हो सकता। तो ऐसी प्रणाली जो निष्पक्ष है, जो शक्तिशाली है, जो स्वतंत्र है, अपने अधीन कानून और नियमों के तहत चुनाव कराती है, निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। अगला सवाल, भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसे कार्य करती है? तो जैसे मैंने बताया अपने पहले उसमें कि भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है वो गुप्त मताधिकार का प्रयोग करती है। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने निर्देशन में तमाम वे कार्य करेगी जो चुनाव के तंत्र को स्थापित करने के लिए आवश्यक हों। उसके लिए भारत के संविधान में उसको शक्ति प्रदान कर दी गई है और जितने भी चुनाव उनके अधीन किए जाते हैं, भारत के संसद से लेके और गांव के पंच सरपंच तक के जितने भी चुनाव होते हैं वो भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशन में ही होते हैं। उसी के निर्देशन में राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग होता है और राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका और नगर निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव कराता है और केंद्र स्तर पे जो और विधानसभाओं के स्तर पे जो चुनाव है वो राष्ट्रीय भारत का जो है चुनाव आयोग कराता है। उसकी जो प्रणाली है वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और गुप्त मतदान की है। उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं, सारे नियम कायदे कानून तय होते हैं, नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके नियमों के अनुसार सारे कार्य होते हैं। भारत की निर्वाचन प्रणाली स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से कार्य करती है। उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत के अनुसार गुप्त मतदान किया जाता है ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों का निष्पक्षता से चुनाव करे, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक वयस्क का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर का, विदेश का नागरिक हो। भारत का नागरिक जब होगा तभी उसको ये वयस्कता का मताधिकार का देने का अधिकार है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि चुनाव निष्पक्ष हों और सभी वोट गुप्त रखे जाएं। तो इस प्रकार से भारत की निर्वाचन प्रणाली कार्य करती है। अब ये तो थे तीन जो मुख्य अध्याय के प्रश्न हैं। अब अध्याय के बाद में और अध्याय के बीच में जो भी प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं या पाठकों से पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर उन्हें अपने तर्क के आधार पर अपने अंतरात्मा से दिए जाते हैं, उनके विषय में भी हम बताएंगे, क्योंकि ये तो पाठ्यक्रम के अनुसार ये प्रश्न थे, पुस्तक में से ही उनके आंसर होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप क्या मान के चलते हैं, वो आप क्या मान के चलते हैं, ऐसे प्रश्न जो होते हैं उसके अंतरात्मा के आधार पे होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का भी हम आपको उत्तर देंगे। सबसे पहला इसमें ऐसा प्रश्न है कि भारत ने 1988 में मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी। चर्चा कीजिए कि यह क्या है, अच्छा कदम है। तो ये जो है चर्चा करनी है आपको। अब चर्चा कैसे करेंगे कि भाई दो बच्चों का ग्रुप बना लिया और वे एक दूसरे से चर्चा करेंगे वे क्या है, सही है, गलत है। अब कोई तो ये भी कह सकता है कि भाई ये गलत है, कोई ये भी कह सकता है कि सही है। ये किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता।
वही तो चर्चा करी जा रही है। तो इससे क्या है कि ये जो प्रश्न जो बनाया गया है ये आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए है। आप अपने तर्क के आधार पे अपना जवाब दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि भारत ने 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु करने का निर्णय लिया। अधिक समावेशी लोकतंत्र की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें युवाओं को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया और अपने भविष्य को प्रभावित करने के लिए, निर्णय लेने के लिए सक्षम मानते हुए इस कदम से भारत के वैश्विक मानकों के अनुरूप स्थापित किया और लाखों युवाओं को शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर नीति बनाने में, आकार देने में उनको अवसर दिया। यद्यपि राजनीतिक परिपक्वता के लेकर चिंताएं उठती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के दीर्घकालिक लाभ इन चिंताओं से कहीं अधिक थे। इससे भारत के लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन साबित हुआ। अब क्या है, ये नपातुला प्रश्न है, उत्तर है, लेकिन आप इसको और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जैसे 18 साल की वयस्कता प्राप्त करी वो इतने परिपक्व नहीं हो सकते, क्योंकि राजनीति की उन्हें कोई समझ ही नहीं होती। राजनीति की समझ आने के लिए एक परिपक्वता की जरूरत होती है, और जो 21 वर्ष की जो उम्र थी वो परिपक्वता की थी, क्योंकि 21 वर्ष की उम्र में आके व्यक्ति कॉलेज लेवल से निकल आता है, और कॉलेज में जो छात्र राजनीति होती है उसमें वो राजनीति की समझ लेके उस पर आगे बढ़ता है। और क्योंकि 18 साल उम्र पूरी करने से उसको राजनीति कोई समझ नहीं होती, वो पिछलग्गू बन जाता है और किसी के बहकाए में भी आ सकता है। उसकी परिपक्वता राजनीतिक समझ की इतनी नहीं हो सकती। तो लोगों ने, जो राजनीतिक दलों ने अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई, ताकि युवा जो हैं उनके पार्टी के मेंबर, कार्यकर्ता बन जाएं और उनकी रुचि दलों में हो जाए और राजनीति में वो दिलचस्पी लेने लगें, और उनको एक लगा कि भाई जो है युवा जो है अगर हमारे साथ में हो जाएंगे तो हमारा जो है काम सध जाएगा। आप इस आधार पर भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है ठीक नहीं, कदम नहीं था, और इससे क्या है, कोई सटीक, कोई सकारात्मक कोई परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। आप इससे तो फिर ये कह सकते हैं कि आप जो 10 साल की उम्र वाले की कर लो, कोई कहेगा 15 साल की उम्र के लिए क्यों नहीं करा, कोई कहता कि 10वीं पास करने के बाद में ही करने के बाद में ही वो बच्चे जो परिपक्व हो जाते हैं। तो ऐसा जो है, आप जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। तो आप सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर देशों में वयस्कता के बारे में 18 साल उम्र है, कहीं कहीं 21 साल है, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मूले के अनुरूप 18 साल इस तिथि को निर्धारित किया। जब वयस्कता की उम्र 18 साल हो गई तो वोट देने के लिए 21 साल क्यों? अब एक बात और है कि चुनाव लड़ने के लिए तो 18 साल उम्र नहीं है, तो फिर चुनाव लड़ने के लिए आपने 18 साल उम्र क्यों नहीं कर रखी? उसके लिए तो आपने 25 साल उम्र कर रखी है। तो और राज्यसभा के लिए 35 साल कर रखी है, राष्ट्रपति के लिए 35 साल कर रखी है, तो भाई उसके लिए भी आप 18 साल करो। तो ये कोई बात नहीं है, आप इसको अपने तर्क के आधार पर कर सकते हैं, आप बंधे हुए नहीं हैं। अगला सवाल है 1947 में हमारी साक्षरता की दर 14% प्रतिशत थी, जिसमें महिलाओं की साक्षरता लगभग 8% थी। कुछ लोगों का तर्क था कि मतदान का अधिकार केवल साक्षर लोगों के लिए दिया जाना चाहिए। अपने समूह में चर्चा करें कि संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के समय ही सार्वभौमिक मताधिकार का निर्णय क्यों लिया होगा। पृष्ठ 120 पे ये प्रश्न बनता है। तो ये भी ऐसे ही है। अब मैं आपको बड़ी विशेष बात बताता हूं
जो भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब संविधान निर्माण हो गया तो वो संसद से बाहर निकल के आए तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया और उनसे कहा कि आपने जनप्रतिनिधि बनने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की है। अब उन्होंने बड़े सूझबूझ से तर्क से सवाल दिया, उत्तर दिया कि भाई देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश के लिए हमने एक प्रणाली अपनाई है, तो लोकतंत्र में जो योग्य हैं उसका पैमाना आप साक्षरता शिक्षा के डिग्री के माध्यम से आप नहीं माप सकते, और आप किसी को अनपढ़ होने के कारण जनप्रतिनिधि बनने के उनके अधिकार से नहीं रोक सकते कि वो निरक्षर हैं। इस कारण से जब एक निरक्षर जो है जनप्रतिनिधि चुन सकता है तो वह खुद जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि निरक्षरता के बहुत से कारण हो सकते हैं। तो क्या कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति पर साक्षर नहीं हो पाया तो क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता? तो उन्होंने कहा कि हमने जनप्रतिनिधि बनने के लिए जनता के सामने चरित्र की एक क्वालिफिकेशन बनाई है, क्योंकि चरित्र किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं की जा सकती उसकी डिग्री। चरित्र समाज में रहकर नियमबद्ध होकर कोई व्यक्ति साधना करता है तब उसके चरित्र का निर्माण होता है। तो जिसका अच्छा चरित्र होगा जनता उसी को ही चुनती है। तो इसलिए हमने जनता के ऊपर छोड़ दिया कि वो जो कुशल चरित्र के व्यक्ति हैं उनको चुने, ना कि हमने उसको शिक्षा और डिग्री के माध्यम से। अगर हम कहते कि भाई LLB वाला होगा, जो विधि के जानकार होगा वही बनेंगे जनप्रतिनिधि, तो जिनके पास में ये डिग्री नहीं है उनके साथ में भेदभाव होता। तो इसके लिए यही बात अब इसमें है कि भाई जब आपने सार्वभौमिक मताधिकार क्यों रखा, जबकि उस समय पे तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, इतने विद्यालय नहीं थे और लोग अंग्रेजों के जो सरकारी जो विश्वविद्यालय थे उनका बहिष्कार करते थे, और जो देसी गुरुकुल थे वो अंग्रेजों ने बंद करा दिए थे। तो निरक्षरता तो अपने आप ही होती। इस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने, इस प्रश्न के उत्तर पे आते हैं, संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के समय में सार्वभौमिक मताधिकार का निर्णय निम्नलिखित कारणों से लिया होगा कि जाति, लिंग, पंथ, मजहब, आय, शिक्षा की परवाह किए बिना प्रत्येक वयस्क को, नागरिक को मतदान देने का अधिकार, समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया होगा। सबसे पहले तो समानता के कारण। दूसरा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कि प्रत्येक नागरिक इस प्रक्रिया में भाग लेगा तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। वो अपने आप को उपक्षित महसूस नहीं करेगा कि मेरा क्या, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं क्या करूं। भारत जैसे विविधतापूर्वक देश में सामाजिक ऊंच नीच और भौगोलिक परिस्थिति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के कारण यह निर्णय लिया होगा। और चौथा, दुनिया को दिखाने के लिए भारत शुरू से ही समावेशी और सहभागी शासन में विश्वास रखता है, इसलिए उन्होंने ये लिया होगा ताकि भारत का जो लोकतंत्र है वो बिखरे नहीं, उसमें समानता की महक आनी चाहिए और निष्पक्षता आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जन भागीदारी होनी चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े। इस कारण ही लिया गया होगा। अगर वो आय के पैमाने पे लिया गया होता, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा लिया गया होता, तो जो आम जनता है वो अपने आप को उपक्षित समझती और विद्रोह कर देती और ये ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता। तो इस कारण से ये जो है लिया गया था। अगला प्रश्न है जो प्रश्न 121 पे है, समूह में चर्चा करें कि लोकतंत्र में कैसे उपायों, लोकतंत्र में
ऐसे उपायों की क्या भूमिका होती है कि भाई लोकतंत्र में ऐसे उपायों की क्या भूमिका होती है, कैसे ये उपाय सुनिश्चित करते हैं जो ये वयस्क मताधिकार की बातें हैं। तो ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक पात्र नागरिक, जिसमें बुजुर्ग, विकलांग, दूर दराज के क्षेत्र के रहने वाले वे लोग शामिल हैं जो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत बनाए रखने में मदद मिलती है और समावेशी बनाकर लोकतंत्र को और मजबूत किया जाता है। समावेशी का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। क्या आप किसी खै है जिस पे चर्चा करनी है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इन बेहतर पहुंच से उपायों का लाभ हुआ हो? तो इसका सुझाव है हाँ, मैं एक ऐसे बुजुर्ग पड़ोसी को जानता हूं जो 2024 में आम चुनाव के दौरान डाक मतदान विकल्प का उपयोग करके घर से मतदान करने के लिए सक्षम था। यानी कि भाई ये जो उपाय हैं जो सबके लिए है और वयस्क मताधिकार और जो तरह तरह के जो उपाय करते हैं कि भाई कैसे वोटों की प्रतिशत बढ़े, तो ये चुनाव आयोग जो है तरह तरह के वो कार्य करता है। अपने पड़ोस में मतदाता भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने पड़ोस की जो मतदान की जो मतदाता की भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए उत्तर है कि आप जो उपाय की जो प्रक्रिया है वो आसान और सुलभ बनाकर और अधिक से अधिक लोगों को, विशेषकर शारीरिक अक्षमता और गतिशील संबंधी समस्याओं के लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है उसके लिए वहाँ पे जो आने जाने की में दिक्कत हो उसको घर पे ही मतदान के लिए आप कर सकते हैं, भाई वो घर पे ही वोट डाल दे। जो विकलांग हैं उनके लिए, जो दिव्यांग हैं उनके लिए ऐसे वहाँ पे साधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनको बूथ तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। पानी की व्यवस्था करी जाए, वहाँ पे हवादार बिल्कुल वातावरण ऐसा बनाया जाए कि किसी को डर और भय ना लगे। वातावरण साफ शुद्ध होगा तो जो है वहाँ पे मतदान देने वाले के भी जो है लोग आएंगे। आप जो युवा हैं वो इसके लिए अपने मोहल्ले पड़ोस में आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई आप वोट देना हमारा सबका अधिकार है। बाद में ये कहते हैं कि भाई हमने तो इसका प्रयोग नहीं करा, हमारा क्या, ये जो सरकार बने किसी की बने, हमको तो ऐसे ही रहना। इन बातों से दूर निकलना चाहिए। अगला है प्रौद्योगिकी किस प्रकार इसमें सहायता कर सकती है, टेक्नोलॉजी किस प्रकार से सहायता कर सकती है। भाई टेक्नोलॉजी तो ब्रेल लिपि के आधार पे मतदाता कार्ड होने चाहिए। सहायता के लिए मोबाइल ऐप अपनाकर मतदान केंद्रों में रैंप और विकलांगों की सहायता के लिए उपकरण, ऐसी सुविधा सुनिश्चित करके सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसमें बाधाएं दूर होंगी और अधिक समावेशी भागीदारी संभव हो पाएगी। अगला सवाल है, यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट जो है https://www.eci.gov.in पर्सन विद डिसेबिलिटी पर जाएं और विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान को सुगम बनाने हेतु इलेक्शन कमीशन द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को पढ़ें और उन्हें पहचानें। तो पृष्ठ 121 पे पूरा वेबसाइट के लिए जो है लिंक दे रखा है, आप इस पे जाके इसमें देख सकते हैं। और इसमें जो है जब जाके पता करते हैं तो इसमें जो है पूरा का पूरा इसमें सारा कुछ दे रखा है कि भारत निर्वाचन आयोग विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान को सुलभ बनाने के लिए कैसे प्रतिबद्ध है और जो फिजिकल हैंडीकैप्टेड हैं मतदाताओं का पंजीकरण 4 श्रेणियों में किया जाता है: दृष्टिबाधित, वाक, श्रवण बाधित, चलने फिरने में असमर्थ और अन्य। वे ऑनलाइन सेवा के माध्यम से सक्षम ऐप के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं और
PWDS की सहायता के लिए विभिन्न प्रमुख जो है पहलों में शामिल हैं। क्या क्या हैं कि दिव्यांगजनों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए मतदान केंद्र पर मानचित्र करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि मतदान केंद्र भूतल पे हों। दिव्यांगों के लिए अनुकूल सुविधाएं और अलग अलग कतार उपलब्ध कराना। घर बैठे मतदान का विकल्प उपलब्ध। ब्रेल लिपि में मतदाता पहचान पत्र और पर्ची जारी करना। मतदान केंद्रों पर ब्रेल लिपि की सुविधा को जोड़ना। व्हील चेयर, रैंप मुफ्त, पिक अप ड्रॉप परिवहन सुविधा आदि। तो अगला जो है प्रश्न है कि 2024 के चुनावों में लगभग 34% योग्य मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। आपके विचार में इनका कारण क्या है? यानी कि 34% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाले, तो आपका क्या रुझान है? तो इसके उत्तर में आप कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं कि 34% योग्य मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। शायद जागरूकता की कमी, राजनीति में अरुचि और इस विश्वास के कारण मतदाता उदासीनता हो जाते हैं कि हमारी वोट से तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारा तो कैंडिडेट जीत ही रहा है। क्योंकि 2024 के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में केंद्र में जो सरकार थी मोदी की, वो अब की बार 400 पार इस तरीके के नारे दिए थे। तो ये थे कि हमारे तो 400 सीट आए रही हैं, एक आध हार भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। जो उनके जो वोटर थे उन्होंने कम वोट डाली, ये भी कारण है। कुछ ये था कि भाई सरकार तो इन्हीं की आ रही है, हमारे वोट से क्या होगा, एक माहौल ही ऐसा बना हुआ था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये चाहते थे कि सरकार तो एक ही दल की इसकी आएगी, तो हमारा वोट डालने से क्या फर्क पड़ेगा। जो कुंठित वर्ग के लोग थे वो भी ऐसे हो जाते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरे ऐसे होते हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, बोल तो अपने यानी कि बातचीत तो ज़्यादा बनाते हैं, बहसबाजी तो ज़्यादा करते हैं। जब वोट देने का टाइम आता तो वोट देने के लिए नहीं जाते, अरे हमारी तो दुश्मनाई हो जाएगी, अरे भाई कोई देख लेगा। तो ऐसे लोग बहुत हैं जो बात तो ज़्यादा बनाते हैं, वोट देने नहीं जाते। तो इसके अतिरिक्त जो है मतदान केंद्रों को दूर होना, ये भी कारण है कि भाई बूथ जो आपका जो पोलिंग स्टेशन है वो दूर बना दिया। दूसरा, जो उनकी पर्ची है वो समय पर नहीं मिल पाना। तो और स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं, पहचान पत्र की कमी, व्यवहारिक कठिनाइयों भी उन्हें मतदान से रोका गया होगा। खैर, लोगों को अपने अधिकार के प्रयोग करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो भी काफ़ी चुनौतियों का सामना पड़ता है। तो क्या है? नंबर 1, शारीरिक अक्षमता, वृद्धावस्था, मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल होना, मतदान पहचान पत्रों का अभाव, पंजीकरण संबंधी समस्याएं, मतदान प्रक्रिया में कम जागरूकता, दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन की खराब व्यवस्था, मतदान के दिन काम और जो पारिश्रमिक जो है पारिवारिक प्रतिबद्धताएं हैं, वो भी किसी घर में फंक्शन है, किसी का कुछ है, तो ऐसी भी प्रक्रिया है। कोई खेतीबाड़ी के काम में लगा हुआ है, उसके पास समय नहीं रहा, या कहीं दूर गया हुआ है, कोई घर में बीमार हो गया, कोई घटना घट गई, तो ऐसे बहुत से बातें भी परेशानी हो जाती हैं। तीसरा, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए अपने परिवार और पड़ोस के वयस्कों के संक्षिप्त सर्वेक्षण करें और संचालित करें, डेटा विश्लेषण करें और एक रिपोर्ट लिखें जिसमें सुझाव भी शामिल हो। सभी को मतदान सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसमें जो है ये आपके लिए जो है फील्ड का काम दिया हुआ है। इसमें आप एक टेबल बना के आप जो है घर घर जाके इसका सर्वे कर सकते हैं। उनके लोगों के इच्छा के अनुसार है कि भाई वो कैसे इसके जवाब दें, उसका आप डाटा तैयार करें सर्वेक्षण से। अब इसमें क्या है कि हम उत्तर में क्या कह सकते हैं कि सर्वेक्षण से पता चला कि कई प्रतिभागियों को परिवहन संबंधी दिक्कत आई। किसी ने कहा कि मतदान केंद्र पे लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसके अलावा कुछ लोगों के पास उम्मीदवार और मतदान प्रक्रिया के पर्याप्त जानकारी नहीं थी। उन्हें पता, हमें तो पता ही नहीं बूथ कहाँ है, हमारे यहाँ तो कोई पर्ची दे के नहीं गया। जिसके आधार पर दूर दराज क्षेत्रों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना, मतदान को
मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना, सामुदायिक कार्यक्रम के माध्यम से नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना जैसे सुझाव दिए जा सकते हैं। मतदान का समय बढ़ाना, अब तो ये भी है, पहले चुनाव आयोग ने 8 बजे का समय होता था जिसको घटा के 7 बजे किया, बहुत सी जगह 6 बजे भी है परिस्थिति के अनुसार, और जहाँ पे नक्सल प्रभावित होते थे वहाँ 4 बजे ही बूथ खत्म हो जाए, 8 बजे से और 4 बजे के बीच में चुनाव होते थे। तो ये भी समय बढ़ाना और इसको 7 बजे से 6 बजे तक कर रखा गया। पहले क्या होता था 8 बजे से 5 बजे के बीच में चुनाव होते थे। तो मतदान को प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने समय भी बढ़ाया। खाली जो समय बढ़ाने से क्या है, बेहतर जो है तरीके से जो है आप वोट देने के लिए अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। बेहतर परिवहन विकल्प मतदाता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सहायक होगा और विकलांग लोगों के लिए मतदान में अधिक सुलभ बनाना, सुनिश्चित करना कि सभी को मतदान का अवसर मिले। तो इस प्रकार से जो है एक और अगला सवाल है इसमें, एक लघु कहानी को चुनाव प्रक्रिया से सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जो ये लघु कहानी जो बताई थी जिसमें एक क्लास की बात थी, उसके ऊपर है 125 पेज नंबर पे कि इस लघु कहानी का चुनाव प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था। जो लघु कहानी थी जो सर्वोदय स्कूल के कक्षा 8 के CR के लिए जो चुनाव के लिए थी कि बिना किसी प्रभाव के दबाव और निष्पक्ष स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव ये था, दिखाया गया था। प्रत्येक छात्र को वोट देने का अधिकार जो समानता को दर्शाता था और मतदाताओं की निजता की रक्षा के लिए गुप्त मतदान ये भी उसमें था। और अगला जो था स्वतंत्र चुनाव अधिकारी संचालन और पर्यवेक्षण करने की बात थी, जिसमें जो मैडम थी श्रुति जी उसने जो ये निभाया। और मतगणना प्रक्रिया को देखने के लिए अन्य शिक्षक को बुलाना और जो पारदर्शिता और जवाबदेही दर्शाता वो पर्यवेक्षक के रूप में उसमें काम किया। और मतदाताओं को जागरूकता और भागीदारी, जो बच्चों ने अपनी अपनी बात रखी वो जागरूकता फैलाने के लिए उसमें थी। तो ये लघु कहानी में सारा कुछ उसमें बताया हुआ था। अगला सवाल है 7वां पृष्ठ 125 पे है, गुप्त मतदान क्यों महत्वपूर्ण था। यानी कि उसी में ही गुप्त मतदान क्यों महत्वपूर्ण था। गुप्त मतदान इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अगर कोई सामने से वोट देता है तो उससे क्या होता है कि निष्पक्षता, स्वतंत्रता और दबाव की अनुभूति होती है। उनके मन में घृणा की वो भी आ जाती है कि भाई इनने मुझे वोट नहीं दी, तो उसमें संबंध खराब हो जाते हैं, ये भी है। और समाज में रंजिश हो सकती है। तो इसलिए मतदान की प्रक्रिया जो है वो गुप्त रखी जाती है ताकि समाज में जो है एक घृणा का वातावरण ना हो कि भाई सबकी अपनी अपनी समझ होती है। कोई नहीं चाहता कि भाई ये व्यक्ति जो है वो जनप्रतिनिधि बने, क्योंकि सबके अलग अलग पैमाने होते हैं। तो इसलिए गुप्त मतदान यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता बिना किसी भय, दबाव और दूसरे के प्रभाव से स्वतंत्र निर्णय ले सके और यह मतदाता की गोपनीयता की रक्षा करता है और चुनाव की निष्पक्षता, अखंडता बनाने में सहायक होता है। अगला सवाल है पृष्ठ 125 पे ही कि छात्रों ने अपना विकल्प चुनते समय किन किन बातों का विचार किया गया होगा। तो इसमें जो था उस कहानी के अनुसार कि उन्होंने 3 तरह के थे। एक तो कह रहा था उसमें से कि भाई मैं जो है जो खेल के लिए जो समय है, हमारे ड्रिल के लिए जो समय है, उसमें उसको जो है मैं आप जो है टाइम टेबल इस प्रकार से बनवाऊंगा कि ताकि जो है हमारा उन बच्चों के लिए जो है भागीदारी बढ़ सके, वो पढ़ भी सकें और जो है इस तरीके का हो। तो एक की रुचि खेल में थी। एक बच्चे ने कहा कि भाई मैं इस प्रकार का वातावरण तैयार कराऊंगा, बच्चों में ऐसी भावना भरूंगा, टीचरों से ऐसा वातावरण बनाने की कहूंगा कि ताकि सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से तरीके से हम कैसे सीख सकें। तीसरे ने कहा था
कि भाई मैं जो है ऐसे इस तरीके से जो है टाइम टेबल को, शेड्यूल को करवाऊंगा ताकि जो संगीत में और फाइन आर्ट में, कला में जो कोई रुचि लेना चाहे उनका टाइम टेबल का शेड्यूल इस प्रकार से हो कि उनकी अन्य जो शिक्षा है वो प्रभावित ना हो। तो ज़्यादातर बच्चों ने जिसने ये कहा था मैं शिक्षा का वातावरण बढ़िया तरीके से कैसे ज़्यादा सीख सके, उस पर विश्वास किया। तो इस प्रकार से जो है वही विकल्प चुना। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि देखी, उनकी ईमानदारी देखी, उनके मुद्दे जो थे, उनके वादे जो थे उनको देखा, और व्यक्तिगत मान्यताएं और मूल्य भी उसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से उस कहानी के हिसाब से था। अगला है कि क्या आपको लगता है गुरुमत के कक्षा प्रतिनिधि चुने जाने के बाद विद्यार्थियों की कोई जिम्मेदारी बनती है? यदि हाँ तो क्या? प्रश्न 125 पे ये भी कि हाँ, गुरुमत के कक्षा प्रतिनिधि चुने जाने के बाद विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बनती है कि गुरुमत के चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरी सहयोग करना चाहिए, और भले ही उसने मतदान नहीं दिया हो, गुरुमत के प्रयासों का समर्थन सभी ने विद्यार्थियों को लाभ होगा, और न केवल उन विद्यार्थियों को जिन्होंने उसे वोट दिया। भाई जो बन के आ गया उसके लिए तो सब समान है, उसको क्या पता कि इसने मुझे वोट दिया नहीं, इसलिए तो गुप्त रखा जाता है। तो इसलिए उनकी जिम्मे के बाद जो विद्यार्थी है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जिसने वोट नहीं दी वो भी उसका सहयोग करे, जिसने दी वो भी सहयोग करे, और उसके जो है कार्य में बाधा ना डाले। तो ये सभी विद्यार्थियों की जिम्मेवारी बनती है। इसी में ही जो है सुश्री उषा जो थी, जो पर्यवेक्षक बनी थी, उसकी क्या भूमिका थी, यह महत्वपूर्ण क्यों थी? यानी कि जो सुश्री उषा की क्या भूमिका थी और वह महत्वपूर्ण क्यों थी? तो इसमें जो थी वो जो उषा जो थी, वार्षिक कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव में चुनाव अधिकारी उनको का काम किया था उन्होंने, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के नियमों की कड़ाई इसका पालन करते हुए संपन्न हो। तो उनकी भूमिका थी चुनाव अधिकारी की, जो अपने निर्देशन में निष्पक्ष चुनाव कराए। तो सुश्री उषा ने नेहा के लिए ब्रेल लिपि में मतपत्र की व्यवस्था करने का क्यों महत्वपूर्ण निर्णय लिया? क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो वो उसकी जो गुप्त मतदान की जो प्रक्रिया वो बाधित हो जाती। तो इसलिए उन्होंने जो है हर पात्र व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार वोट देने के लिए उसने ब्रेल पर उसके लिए लिपि में परपत्र जो मतपत्र था उसके लिए जो है उन्होंने जो है व्यवस्था की। तो इस प्रकार से यदि कोई, इसी में ही एक और है, यदि कोई कक्षा में छात्र अपनी पसंद न चुने तो क्या होगा? यदि कक्षा में कई छात्र अपनी पसंद ना चुने तो क्या होगा? इसका उत्तर आपको देना है। यदि कई छात्र चुनाव के दौरान अपनी पसंद न चुने तो इसका परिणाम कई हो सकते हैं। वैध वोटों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे चुनाव परिणाम की विश्वसनीयता जो है कमजोर पड़ जाएगी। निर्वाचन प्रतिनिधि में मतलब जो है हार जीत का अंतर कम वोटों से हासिल कर सकता है, जिससे यह सवाल उठता है कि वास्तव में बहुमत की पसंद के प्रतिनिधि था ही नहीं बहुमत का। तो जो है नापसंद करना जो है पसंद से ना चुने, तो ये जो है ठीक नहीं है कि भाई मतलब जो है आप चुनाव प्रक्रिया में भाग ही ना लें तो उससे क्या होगा? कम प्रतिशत वोट पड़ेगा तो उससे क्या लगेगा? अरे यार इतने लोगों का प्रतिनिधित्व इसको है, तो ये जो ठीक नहीं है। तो आप पृष्ठ 128 पे है, अपने विद्यालय के आसपास और उन शिक्षकों की पहचान करें जिन्होंने चुनाव सेवा में भाग लिया है, और उन्हें अपनी कक्षा में आमंत्रित करें ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें। तो ये प्रश्न की प्रैक्टिकली है कि वो जो है अपनी कक्षा में आके बताएं, सुझाव दें। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ वो थे। उसके बाद में इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका हम हल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को ध्यान से देखें और जो हमने जवाब बताए उनको समझें और
मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको ही लिखें, आप इस सबसे पहले अध्याय को पढ़ें और अध्याय को पढ़ने के बाद में अपने विवेक का, क्योंकि हमारा काम है विवेक का जगाना, आपके विवेक जगेगा तो आप जो है अपने आप ही सचेत हो जाएंगे और आपकी बुद्धि जो है आपका कलम के लिए शब्दों का निर्माण करने लगेगी। जब आप शब्द निर्माण करने लगेंगे, पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें आप और रंगत देंगे, तो आपको प्रश्न के उत्तर लिखने की कला आ जाएगी। तो आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप जब अपने विवेक से प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप इसका लाभ ये होगा कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। अगर आप किसी के बताए अनुसार या किसी का देख के आप प्रश्नों को उत्तर देते हैं तो वो उसमें क्या होता है, आपको उसको नोटबुक की ज़रूरत होती है और आपकी मेमोरी काम नहीं करती। इसीलिए बच्चे जो हैं रट्टू हो जाते हैं, रट्टू तोता हो जाते हैं और वे बार बार किटर पिटर किताबों को आँख के सामने रखते हैं। अरे भाई, सबसे पहले ये आपको लेसन दिया है, लेसन को पढ़ें, समझें, समझ नहीं आए तो दोबारा से पढ़ें, दोबारा भी नहीं आए तो तिबारा पढ़ें। जब चौथी बार आप पढ़ने को कोशिश करेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगी। हर अध्याय की एक घुसने का तरीका होता है, उसमें जो जो बातें दे रखी हैं उसकी जड़ होती हैं, उन जड़ को पकड़ना होता है और जड़ जब आपके हाथ में आ जाती है तो आप उसके मास्टर हो जाते हैं और आप प्रश्नों को, उत्तरों को अपने हिसाब से अपनी कलम से खेल सकते हैं। तो हमारा काम है आपकी प्रतिभा को निखारना, ना कि रटाना। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।